टाटा ने अपने टेम्पो ब्रांड के तहत रेसमो को जिनेवा मोटर शो में शोकेस किया। जैसे ही इस कार को शोकेस किया गया वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में भी इसने सुर्खियां बटोरी, साथ साथ इंडियन मार्केट में भी। कार को शोकेस करते अभी टाइम भी नहीं हुआ था कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया ये कार कब लॉन्च की जा रही है और क्या कीमत होगी इसकी, इसका क्या भविष्य होगा और ये कब तक भारतीय सड़कों पर दिखने लग जाएगी। आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। टाटा ने पहले ही कह दिया था कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है और टेम्पो ब्रांड के बारे में उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगली कारें जो भी उसकी आएंगी खासतौर से प्रीमियम सेगमेंट की वो टेम्पो ब्रांड के तहत ही आएंगी। टेम्पो एक प्रॉपर सिस्टम होगा जो कि काफी कुछ सिमिलर होगा मारुति सुजुकी के नेक्सा प्लेटफॉर्म की तरह से। इसमें खास तरह के शोरूम्स होंगे जो आपको प्रीमियम फील कराएंगे और उसमें कुछ खास तरह की कारें होंगी। अभी आपको कुछ दिन पहले टाटा ने अपनी टेम्पो के तहत ही सी क्यूब को भी शोकेस किया था। अब वो शोकेस कर रही है रेसमो। क्या है आखिर इस कार की खासियत, समझते हैं। आपको इस कार के बारे में बहुत कुछ चीजें न्यूज़पेपर, यूट्यूब या कहीं और टीवी चैनल से आपको पढ़ने में को जानने को मिली होंगी, लेकिन इस कार के पीछे की असली कहानी और आगे क्या होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कार का क्या फीचर होगा, किस तरह की ये कार होगी, प्रैक्टिकलिटी में कैसी होगी और इस समय कैसी दिख रही है, इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा और इस कार के पीछे किसका दिमाग लगा हुआ है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के अंत में बताऊंगा आखिर इस कार की डिजाइनिंग कैसे की गई है और कौन है उसके पीछे का ब्रेन। जिनेवा मोटर शो में जैसे ही रेसमो को शोकेस किया गया वैसे ही नजर तो सबकी पड़ गई। कार देखने में थी भी शानदार, सबकी आंखों में भी चढ़ गई, लेकिन बातें भी बहुत सारी शुरू हो गई कि ये कार क्या टाटा मोटर्स सचमुच ला पाएगी। आइए पहले इस कार के बारे में समझते हैं, फिर इसके पीछे के रीजन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। कार की लंबाई है 3825 mm और इसकी चौड़ाई है 1810 mm, हाइट 1208 mm और इसका व्हील बेस है 2430 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस कार की लंबाई टियागो से सिर्फ 1 अंगुल ज्यादा है। समझ गए आप? मैंने इतनी छोटी स्पोर्ट्स कार न चलाई न जानी। एक्सटीरियर से काफी स्टाइलिश दिख रही है। एयर इनटेक पीछे की तरफ दिखाए गए हैं जो साइड से एयर को कलेक्ट भी करते हैं, मतलब कुल मिलाकर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। ये एलिमेंट जताता है कि कार में काफी टर्बो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इतनी हवा को कलेक्ट करने का पर्पज ही यही है। कार के फ्रंट में 205 50 17 इंच टायर लगे हुए हैं, जबकि रियर में इसके 235 45 18 इंच टायर दिए गए हैं, यानी स्टेबिलिटी पर खास ध्यान। कार कंप्लीटली 2 सीटर कूपे वेरिएंट में है। बाहर से देखने में काफी खूबसूरत, फ्रंट में एलईडी हेडलाइटें, रियर में एलईडी लाइटें, काफी शानदार आउटसाइड रियर व्यू मिरर। कुल मिलाकर कार एक झलक में मन मोह लेती है। लेकिन क्या इसका लुक्स अपीयरेंस इसको आखिरी में भी बना के रखेगा? क्योंकि इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि ये कार सिर्फ और सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट फेज में है, जबकि कार को प्रोडक्शन में आने से पहले एक और फेज का सामना करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन फेज, यानी कॉन्सेप्ट, प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन कार आती है। अब पहले फेज की कार और दूसरे फेज की कार में क्या अंतर होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉन्सेप्ट टू प्रोडक्शन नेक्स्ट ऑन कार के ऊपर। वो भी टाटा की ही कार है, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर एक कार्ड दिया गया, आप उसमें देख सकते हैं कि टाटा की नेक्सॉन में किस तरह से चेंज आया है कॉन्सेप्ट टू प्रोडक्शन में आते आते। चले कार के इंजन की तरफ। सरप्राइज पैकेज यहां से स्टार्ट हो जाता है। इस कार में 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन दिया गया है। कुछ याद आया? ये वही इंजन है जिसे कि हम टियागो में देखते सुनते आ रहे हैं। अब अंतर क्या है ध्यान से समझिए। ये 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, यानी ये 190 HP की पावर देता है 6500 RPM पर, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के लिए काफी ज्यादा है। साथ में इसका टॉर्क है 21 kgm का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये टॉर्क मिलता है सिर्फ 2500 RPM पर। 4 वाल्व पर सिलेंडर 3 सिलेंडर कार है ये। अब आपको बताता हूं इस इंजन के पीछे क्या सच। ये इंजन सुपर चार्जर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इस इंजन को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन दी जाएगी कि ये इंजन अपनी मैक्सिमम पावर दे सके। लेकिन इसके लिए इस इंजन को चाहिए 97 और 99 ऑक्टेन फ्यूल। ध्यान से सुनिए, 97 99 ऑक्टेन फ्यूल, जो कि इंडिया के सिर्फ 5 या 6 शहरों में अवेलेबल है इस समय। यानी अगर हमको पेट्रोल भराना है इस कार में तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ेगा, या हो सकता है हैदराबाद में जाना पड़ेगा, और वहां भी 1 या 2 ही पंप मिलेंगे आपको 4-5 बड़े शहरों में। लेकिन यह एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप प्रैक्टिकल कार बना रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से क्यों नहीं डिजाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि जब कॉन्सेप्ट से प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कंडीशन में आए तो ये इंजन डिट्यून कर दिए जाए और ये कार सिर्फ 140 bhp पावर दे पाए। कोई ताज्जुब मत कीजिएगा, ये सच्चाई होगी, क्योंकि कार को अभी आने में कम से कम 3 साल लगने वाले हैं। 2018 ऑटो एक्सपो यानी लगभग 1 साल बाद
इस कार का प्री प्रोडक्शन मॉडल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सच्चाई के काफी करीब हो सकता है। हालांकि इस कार को डिजाइन होने में पूरे 22 महीने लग चुके हैं। चले अब कार के ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ। कार में 6 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल शिफ्ट ट्रांसमिशन दिया जा रहा है। क्या ये प्रैक्टिकलिटी में एक रेसिंग कार के लिए ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सस्पेंशन सिस्टम जो नॉर्मल हम बड़ी कारों में पाते हैं वो दिया गया है। फ्रंट में इंडिपेंडेंट और एंटी रोल बार, डबल विशबोन विद स्टेबलाइजर बार। नॉर्मली ये सस्पेंशन सिस्टम सभी कारों में पाया जाता है, यानी इसमें स्पोर्ट्स कार वाले सस्पेंशन सिस्टम्स नहीं दिख रहे हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट है जो सभी तरह पाई जाती है। टर्निंग रेडियस 5.8 मीटर है, जबकि कार की लेंथ 3.8 मीटर है। ध्यान से समझिएगा, फिर भी टर्निंग रेडियस ज्यादा है, उसकी वजह इसके चौड़े टायर। कार के चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जैसे कि सभी बड़ी कारों में होते हैं। इवन अब तो बलेनो आरएस में भी आ गए हैं। चलें सेफ्टी फीचर्स की तरफ, तो ध्यान से देखें, इस कार में ABS, EBD और एयर बैग के ऑप्शन है, यानी जो सभी स्पोर्ट्स कार में पाए जाने वाले सेफ्टी फीचर्स है उनका कोई भी नाम नहीं लिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डाउन असिस्ट, जिस तरह की चीजें तो इसमें है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम, कार को हम अपलिफ्ट कर सके, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। बड़ी साइज के डिस्क ब्रेक, सेरेमिक ब्रेक, इस तरह का कोई ऑप्शन अभी तक नहीं बताया गया है। सिर्फ इतनी सी जानकारी दी गई है इस कार के बारे में, यानी इस कार के बारे में जितनी जानकारी दी गई है वो सिर्फ इतनी सी है, और सवाल इतने सारे हैं। पहली चीज, इतनी छोटी साइज की कार एक स्पोर्ट्स कार के तौर पर क्या सफल होगी? मेरी नजर में शायद कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन आते आते इस कार की लंबाई काफी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि इंजन सेम मौजूद है, लेकिन सुपर चार्जर की जगह नॉर्मल टर्बो चार्जर आ जाए, जो कि 89 और 91 ऑक्टेन फ्यूल के साथ काम कर सके। अगर ऐसा होता है तो काफी बेहतर रहेगा प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। लेकिन फिर पावर का क्या होगा? वो तो हार्डली 140 के आसपास ही पहुंच पाएगी BHP में, और टॉर्क 21 kNm की जगह पर सिर्फ 16 kNm रह जाएगा। यानी बातें ज्यादा, सच्चाई बहुत दूर। अब चलें दूसरे पॉइंट की तरफ, कार का ट्रांसमिशन सिस्टम। ये ऑटो मैनुअल शिफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम एक स्पोर्ट्स कार के लिए कतई अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं डुअल क्लच पैडल शिफ्ट के साथ, ताकि हमारा कंट्रोल भी रहे और हम रेस का मजा भी ले सकें। कार का ग्राउंड क्लियरेंस 165 ठीक है, ये सच्चाई के आसपास है। इंडियन सड़कों पर इससे कम करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। टायर साइज बिल्कुल ठीक है, जिस तरह की रेसिंग कार में होने चाहिए वैसे ही है। एक्चुअल इशू जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेफ्टी में है। हम सिरेमिक बैग की उम्मीद तो रख ही सकते हैं इस तरह की स्पोर्ट्स कार के साथ, जो नहीं है। कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम करना होना थोड़ा सा चौंकारा है। हालांकि अधिकतर लोग रेसिंग में इसको ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन जरूर रहता है कारों में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कार रियर व्हील ड्राइव है, यानी इसका इंजन पीछे लगा है नैनो की तरह। रियर व्हील ड्राइव का मतलब बहुत ज्यादा पुशिंग पावर का होना, यानी आप पावर का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बेहतर चीज है एक स्पोर्ट्स कार के लिए। अब जिस चीज का मैंने आपसे वादा किया था कि इस कार के पीछे किसका दिमाग लगा हुआ है, डिजाइनिंग से लेकर कॉन्सेप्ट तक लाने में इस कार के पीछे दिमाग लगा हुआ है इटालियन डिजाइनर मार्सेलो गैंडिनी का, जो कि इटली के ट्यूरिन सिटी में अपना स्टूडियो चलाते हैं। और ये बहुत सी मशहूर कारों के पीछे रह चुके हैं, चाहे वो अल्फा रोमियो, लंबोर्गिनी, फिएट, मासेराटी, ऑडी, फॉक्सवैगन, और अपनी जिंदगी में कई मशहूर कारों को डिजाइन भी कर चुके हैं, जैसे कि लंबोर्गिनी मार्जल, BMW 5 सीरीज की शुरुआत की, लंबोर्गिनी काउंटेक, डेवालो। एक्चुअल में मार्सेलो गैंडिनी का एक्सपीरियंस इस मामले में दिखता है। शायद वो उस समय से कारें बना रहे हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ही इज नाउ 77 ईयर ओल्ड। ट्यूरिन में ही पैदा हुए, ट्यूरिन में ही रहते हैं, वहीं उनकी फैमिली भी है। फैमिली के नाम पर हस्बैंड, वाइफ और 4 जर्मन शेफर्ड। हालांकि मार्सेलो गैंडिनी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। इन्हें सेंचुरी के टॉप 25 कार डिजाइनर में शामिल किया गया है। लो प्रोफाइल रहते हैं, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते लोगों से। तो ऐसे हैं मार्सेलो गैंडिनी, जिन्होंने इस कार को डिजाइन किया है। लेकिन इस कार को डिजाइनिंग से लेकर कॉन्सेप्ट तक उतारा है प्रताप बोस ने। प्रताप बोस टाटा के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। नेक्सॉन प्रोजेक्ट में भी उनका हाथ दिखाई देता है। ये तो थी वो डिटेल्स जो रेसमो के पीछे की है कहानी, यानी वो साइड जो आपको अभी तक कहीं से पता नहीं पड़ी। अगर आप इस कार के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। अगर आपके कोई और भी चीजें हैं जो मैं इस कार के बारे में आपको नहीं बता पाया हूं, आपकी नोटिस में है, तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए और ये मुझे बताइएगा कि इस कार के पीछे की कहानी आपको कैसी लगी।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स और हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसे अभी दबा के सब्सक्राइब कर लें। बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले मिल सके। मैं अमित अब आपसे याद चाहता हूँ, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।